तारीख के तुलबा, आज की इस क्लास में खुश आमदीद। चलिए सीधा आज के इस जायजे पर आते हैं जहां बड़े सगीर हिंद की एक इंतहाई अजीम और हैरत अंगीज तारीखी कहानी का तज्जिया करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर इस वसी खित्ते की बुनियाद किन किन अदवार से गुजरकर वहां पहुंची है जहां आज हम इसे देखते हैं। चलिए ज़रा तसव्वुर करते हैं 1.4 अरब अफराद। ये समझने के लिए कि आखिर कैसे एक वाहिद जमहूरी रियासत इतने बड़े पैमाने पर आबादी का घर बन जाती है, हमें दौरे हाजिर से पीछे मुड़कर हज़ारों साल पुरानी तारीख का लंबा सफ़र करना पड़ेगा। ये बस एक मुल्क की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी इर्तिका का एक बेहद दिलचस्प सफ़र है। तो आज की इस क्लास का सिलेबस कुछ इस तरह है। हम बारे सगीर के आगाज़ से शुरू करेंगे, फिर कदीम अहद की सल्तनतों को देखेंगे, उसके बाद वस्ती दौर, फिर बरतानवी राज और आखिर में आज़ादी और जदीद दौर तक का सफ़र तय करेंगे। आइए पहले हिस्से का आगाज़ करते हैं, बर्रे सगीर का आगाज़, इसकी बुनियाद और इब्तिदाई दौर। कहानी की शुरुआत होती है कोई 7 करोड़ साल पहले। उस वक्त ज़मीन के अंदर एक अजीम टकराव हुआ जब इंडियन प्लेट खिसक कर यूरेशियन प्लेट के बिल्कुल नीचे जा टकराई। और इस टेक्टोनिक सरगर्मी का नतीजा क्या निकला? अजीमो शान हिमालय के पहाड़। ये एक ऐसी मजबूत जुग्राफियाई ढाल बन गई जिसने न सिर्फ इस खित्ते को महफूज किया, बल्कि आने वाली इब्तिदाई तहजीब को दरियाओं के जरिए बर्फानी पानी भी फराहम किया। इस महफूज और वसी खित्ते में इंसानों की आमद अफ्रीका से हुई, तकरीबन 55,000 साल पहले। शुरू में ये लोग शिकार करते और खुराक जमा करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इस हिजरत ने यहाँ ऐसी बेपनाह नस्ली और जिनियाती वैरायटी यानी तनाव पैदा किया जो वाकई तारीख में अपनी मिसाल आप है। अब इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। वक्त के साथ इंसानी बस्तियां यहाँ तेजी से फैलने लगीं। पहले मगरबी हिस्सों में खेतीबाड़ी शुरू हुई और फिर वादी सिंध यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के मियारी और जदीद शहर कायम हुए। इन्हीं शहरों के बाद कदीम संस्कृत ज़बान और वैदिक रिवायात का आगाज़ होता है, जिसने आगे चलकर इस मुआशरे का पूरा ढांचा ही बदल कर रख दिया। चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, कदीम अहद की सल्तनतें, उनके अकायद और बुनियादें। पहली 1000 साल कबल मसीह में एक इंतहाई मुनज़्ज़म मुआशरा सामने आना शुरू हुआ। ये मुआशरा इब्तिदाई हिंदुइज़्म के अंदर वर्ना यानी मोरूसी ज़ात पात के निज़ाम से मुतय्यन होता था, जो गंगा के मैदानी शहरों में उभरा। इस निज़ाम ने समाज में अफराद का मुआशरती दर्जा सीधा उनकी पैदाइश से मुकर्रर कर दिया। लेकिन जैसा कि तारीख में अक्सर होता है, हर सख्त निज़ाम के जवाब में एक नई तहरीक उठती है। ब्राह्मणिज़्म में जानवरों की कुर्बानी और मोरूसी ज़ातों पर जोर दिया जाता था, तो इसके बरक्स बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे गहरे इखलाकी निज़ाम उभरे। इन्होंने अदम तशद्दुद की तालीम दी और इस बात पर जोर दिया कि आम लोग भी महज इखलाकी ज़िंदगी गुजार कर मुआशरती और रूहानी तरक्की कर सकते हैं। यहाँ एक इंतहाई अहम बात समझने वाली है। इस दौर में मौर्य और गुप्ता सल्तनतों ने जो इब्तिदाई सियासी इदारे बनाए, उन्होंने आने वाली तमाम हिंदुस्तानी रियासतों के लिए इंतज़ामी और टैक्स का एक मुकम्मल खाका तैयार कर दिया। बादशाह अशोका के इखलाकी उसूलों का प्रचार हो या फ़न और साइंस में अजीम तरक्की, ये दौर बहुत अहम था। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ ख़वातीन के हुकूक में कमी और छूट-छाट यानी अनटचेबिलिटी जैसी रस्मों का आगाज़ भी इसी दौर की कड़वी हकीकत है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, वस्ती दौर, जहां इत्तेहाद और वुसअत दोनों देखने को मिलते हैं। इस दौर में पावर डायनामिक्स बहुत तेज़ी से बदले। तारीख शुरू होती है छोटी और बिखरी हुई इलाकाई रियासतों से, और फिर वस्ते एशिया के कबाइल यहाँ आते हैं। उन्होंने 1206 में पहले इस्लामिक दिल्ली सल्तनत कायम की और उसके बाद 16वीं सदी के आगाज़ में अपनी बेहतर जंगजू सलाहियतों और जदीद हथियारों के ज़रिए एक बेहद ताकतवर मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी। अब मुग़ल रियासत के बारे में जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, वो ये कि उन्होंने 2 सदियों तक मईशत को वुसअत दी, अमन कायम किया और फ़न तामीर की ऐसी शानदार मीरास छोड़ी जो आज भी कायम है। इनकी आमदनी का बुनियादी ज़रिया ज़राअत और चांदी के सिक्कों का मुनज़्ज़म निज़ाम था। उन्होंने मुकामी मुआशरों को दबाया नहीं, बल्कि उन्हें मुख्तलिफ हुक्मरान तबकों और तिजारती मंडियों के ज़रिए अपने निज़ाम में बहुत खूबसूरती से इंटीग्रेट कर लिया। कहानी का चौथा हिस्सा एक बिल्कुल नया मोड़ लेता है, बरतानवी राज, तसल्लुत और मुज़ाहमत। 18वीं सदी में आकर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। एक तिजारती तहरीक यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फौजी ताकत बढ़ाती है और 1765 तक बंगाल पर कब्जा कर लेती है। देखते ही देखते पूरी हिंदुस्तानी माइशत एक आबियाती निज़ाम में तब्दील हो जाती है, जो सिर्फ बरतानवी एम्पायर को कच्चा माल फराहम करने के काम आती थी। इस इस्तेहसाल ने आखिरकार 1857 की अजीम बगावत को जन्म दिया,
जिसके बाद برطانوی تاج نے اس خطے کا کنٹرول براہ راست اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس سخت تسلط کے جواب میں غیر یورپی برطانوی سلطنت میں آزادی کی پہلی سب سے بڑی تحریک اٹھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مہاتما گاندھی کی قیادت میں عدم تشدد اور عدم تعاون کا راستہ اپنایا گیا، یعنی بنا کسی ہنسا کے پرامن مزاحمت، اور یہی طریقہ آگے چل کر برطانوی راج کو اس خطے سے اکھاڑ پھینکنے کی سب سے بڑی وجہ بنا۔ اور یہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں اپنے آخری حصے میں، آزادی اور جدید دور، ایک جمہوری ریاست کا آغاز۔ 1947 میں آخر کار برٹش انڈین امپائر کو دو خود مختار ڈومینینز میں تقسیم کر دیا گیا، ہندو اکثریت والا بھارت اور مسلم اکثریت والا پاکستان۔ لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آزادی کے اس خوشی کے پیچھے ایک بہت بڑا المیہ چھپا تھا۔ تقسیم کے دوران ایسی بے مثال ہجرت ہوئی اور اتنے بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا جس کے غاؤ آج بھی تاریخ کے صفوں پر تازہ ہیں۔ اس تقسیم کے راغ سے ایک کثیر الثقافت سیکولر جمہوریت کا جنم ہوتا ہے۔ 1950 میں آئین منظور کیا گیا۔ آج یہ ایک فیڈرل یونین ہے جو 28 ریاستوں اور 8 یونین ٹیریٹریز پر مشتمل ہے، اور یہاں کی مرکزی قانون ساز اسمبلی کے دو اہم حصے ہیں، لوک سبھا اور راجیہ سبھا۔ اس پورے ڈھانچے نے مل کر اسے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بنا دیا ہے۔ آج اگر ہم اس ریاست کے مذہبی تناسب پر نظر ڈالیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ سیکولر جمہوریت کتنے مختلف لوگوں پر مشتمل ہے۔ ہندوازم، اسلام، عیسائیت، سکھزم اور دیگر عقیدے رکھنے والے لوگ اس وسیع خطے کا اہم حصہ ہیں۔ اور اگر ہم معاشی اور آبادیاتی ترقی کی بات کریں تو یہ نمبرز خود اپنی کہانی سناتے ہیں۔ 1951 سے لے کر 2023 تک آبادی اور خواندگی یعنی لٹریسی ریٹ میں جو بے پناہ اضافہ ہوا ہے وہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ فی کس آمدنی کا بڑھنا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ اب ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی بڑی معیشت بن چکی ہے۔ لیکن سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ آج اس جدید جمہوریت کے پاس جہاں حیاتیاتی تنوع اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تیزی جیسی شاندار طاقتیں ہیں، وہیں اسے غربت، معاشی نابرابری اور پڑوسیوں کے ساتھ حل طلب سرحدی تنازعات جیسے کشمیر کا مسئلہ، ان سب بڑے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، جو ہمیں اس آخری اور انتہائی غور طلب سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ زمین کے اندر ہونے والی تبدیلیوں سے شروع ہو کر قدیم سلطنتوں سے گزرتی ہوئی 1.4 ارب افراد کی یہ عظیم اور کثیر الثقافتی جمہوریت آخر 21ویں صدی کو کیا شکل دے گی؟ تاریخ کے اس وسیع پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اگر غور کیا جائے تو آنے والا وقت یقیناً بہت دلچسپ ہوگا۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ اس تاریخی سفر پر نکلنے کا شکریہ۔